मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमने 16 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज आपकी विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी थी। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ और ऑडियो लेक्चर के जरिए आपको बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसडी सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद हमने यूनिट फर्स्ट का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व, और यूनिट सेकंड का टॉपिक यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि, ये हमने 2 चैप्टर प्रारंभ किए और उनको लगभग हम समाप्त भी कर चुके हैं। आज हम यूनिट फिफ्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग फर्स्ट, सीमांत लागत लेखांकन प्रथम, ये अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बीकॉम पार्ट सेकंड के साथ साथ यही सेम टॉपिक आपके एमकॉम प्रीवियस एबीएसडी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल सिलेबस में भी है, और एमकॉम फाइनल एबीएसडी में एक ऑप्शनल पेपर एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम में पूरा का पूरा जो बुक है हमारी वो मार्जिनल कॉस्टिंग पर बेस्ड है। तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, सीमांत लागत किसे कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत के नाम से पुकारते हैं। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग कोई विधि नहीं है, ये एक टेक्निक है जो कि बिजनेसमैन को, प्रबंधकों को, जो मैनेजर डिसीजंस लेने होते हैं, जो प्रबंधकीय निर्णय लेने होते हैं, उसके लिए ये बड़ी सहायक और कारगर है। मैंने एक एग्जांपल से मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए एट प्रेजेंट 100 यूनिट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारी 100 इकाइयों की टोटल कॉस्ट है 900 रुपये। जैसे ही हमने 101 इकाइयाँ बनाई, हमारी टोटल कॉस्ट बढ़कर हो गई 907 रुपये। मैंने यही बताया कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर लागत में जो वृद्धि होगी वही सीमांत लागत है। तो जैसे ही हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की, हमारी कॉस्ट बढ़ गई 7 रुपये। सो मार्जिनल कॉस्ट 7 रुपये पर यूनिट है। अब हम इसको कह रहे थे कि एक टेक्निक है, प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायक है, तो उसको हम इस प्रकार से प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी टोटल कैपेसिटी है 200 यूनिट्स। एट प्रेजेंट हम 100 यूनिट बना रहे हैं और हमें सपोज ऑर्डर मिल रहा है 100 यूनिट्स का 8 रुपये के रेट से। तो हमारी एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितनी हुई? 800 रुपये, जबकि हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपये है। एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 10 रुपये है। मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपये है, और सपोज फिक्स कॉस्ट टोटल है 200 रुपये। जैसे ही हमने 100 इकाइयों का ऑर्डर रिसीव किया, तो मैंने आपको बताया कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर लागत कितनी बढ़ेगी? 7 रुपये। 100 यूनिट पर कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी? 700। जबकि हमें रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है? 800। सो हमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। सो इट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर। हमें इस ऑफर को, ऑर्डर को स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि हम इसके बेस पे देखें तो हमारी कॉस्ट 9 रुपये है, जबकि ऑर्डर हमें 8 रुपये में मिल रहा है। इट मीन्स हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट मैंने कहा कि जो भी हमें डिसीजन लेने हैं, जो भी निर्णय लेना है, वो मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर लेना है। क्योंकि जब हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, जो उत्पादन या सेल की वृद्धि के साथ घटेगी बढ़ेगी नहीं, उसे अपन फिक्स कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। सो हमें 100 इकाइयों का 800 रुपये एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा, सेल्स रेवेन्यू होगी, जबकि हमारी कॉस्ट एडिशनल आएगी 700 रुपये। 100 रुपये का हमें एडिशनल प्रॉफिट होगा। सो वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट से संबंधित डिसीजन लेने के लिए हमें कई बार इसका स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसमें सेल्स लिखेंगे। सेल्स को मैं एस से डिनोट करूंगा, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल में भी ले सकते हैं और पर यूनिट में भी ये बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये। फिर हमें इसमें से मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, मूल लागत, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल होती है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल,
हमारी जो प्राइम कॉस्ट है ये 3, ये 2, ये 1, ये 6 रुपीज है। और वेरिएबल ओवरहेड इसमें ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, केवल वेरिएबल पार्ट, केवल परिवर्तनशील भाग, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, चाहे वो सेलिंग ओवरहेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट सपोज ये 1 रुपीज है, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 7 रुपीज। तो सेल 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, अंशदान। सो कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, जब सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट को चार्ज कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा, उसके बाद जो पार्ट बचेगा उसे अपन कंट्रीब्यूशन के नाम से पुकारेंगे। अब हमारी कौन सी कॉस्ट रिमेनिंग रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में चाहे वो फैक्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का जो फिक्स्ड पार्ट है, सपोज ये फिक्स्ड पार्ट हमारा 2 रुपीज है, इसको इसमें से लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट कम करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो ये हमारा ब्रीफ में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है। क्लियर, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को कम करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को कम करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो कई बार हमें मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए। हमारा जो पूरा टॉपिक है, पूरा जो चैप्टर है, वो लगभग 7 फॉर्मूलाज है, उनमें हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपको रखना नहीं है, ये इसी में से हमने निकाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला मेरा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या मैंने लिखा, S माइनस VC। ये मैंने बताया था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम करोगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। 10 में से 7 गए 3 रुपए। यहाँ मैंने क्या लिखा, FC प्लस P। फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 1, 2 + 1 = 3। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, बात एक ही है, ये क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन। सेकंड फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है पीवी रेशियो। एक्चुअली ये एक ही चीज है, ये अमाउंट में है और ये परसेंटेज में है। जब हम इसी चीज को, कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में व्यक्त करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो उसको हम बोलेंगे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में लेंगे तो सेल भी पर यूनिट में लेना, कंट्रीब्यूशन टोटल लेंगे तो सेल भी टोटल लेंगे, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 करेंगे तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा, लाभ मात्रा अनुपात। मैंने कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला और भी लिखा है, सेल इनटू पीवी। जैसे हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना था 3, सेल कितनी है 10, तो 3/10 × 100 करेंगे 30% आ गया। फिर मैंने लिखा सेल इनटू पीवी, सेल कितना है 10, पीवी कितना है 30%, तो 10 का 30% वापस वही 3 रुपीज आ जाएगा। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला और हुआ, सेल इनटू पीवी रेशियो। इसके बाद मैंने इसी में लिखा है, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ 2 पीरियड्स आर गिवन। कई बार हमें 2 अवधियों की सूचनाएं दी गई होती हैं, 2 पीरियड्स की, अलग अलग 2 सालों की सूचनाएं दे रखी हैं, 2019, 2020 की, या फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, तो तब अपना पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला ही हो जाएगा, बाकी फार्मूले, रिमेनिंग फार्मूले सेम रहेंगे। तो उस कंडीशन में सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हमें ये निकालना है पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला रहेगा पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, यानी प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ अपॉन सेल में कितना चेंज हुआ इनटू 100। यहाँ पर यूं लिख सकते हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल। कई बार डिक्रीज भी होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, ये पीवी रेशियो हो जाएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सम विच्छेद बिंदु, नो प्रॉफिट नो लॉस।
नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा बिंदु जहां पर संस्था को न तो कोई लाभ है न कोई हानि है, उसे अपन ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से पुकारते हैं। सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट को दो तरीकों से कैलकुलेट करते हैं, इन अमाउंट, इन यूनिट्स। तो जब हम इन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो पीवी रेशियो का डिवाइड करेंगे, जब यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड करेंगे। तो जब अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट टोटल लेनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग दे देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट आ जाएगा। और यदि इसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यूनिट में तो फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देना है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इन यूनिट आ जाएगा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। देन फोर्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से जब सेल कम होगी तो संस्था को नुकसान होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट से सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब जो ब्रेक इवन से ऊपर की सेल है वो हमारी सेफ सेल है। ब्रेक इवन से जो ज्यादा सेल है उसको क्या बोलेंगे? सेफ सेल। उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से पुकारेंगे। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हुआ सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। यानी टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट को लेस कर देंगे तो जो ऊपर वाली सेल है वो क्या कहलाएगी? सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यदि इसी चीज को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन टोटल सेल इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन प्रतिशत या परसेंटेज में आ जाएगा। एक मैंने यहाँ लिखा कि प्रॉफिट गिवन। कई बार प्रॉफिट दिया होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना होता है। तो यदि प्रॉफिट दिया हो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में आएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट में पीवी का भाग दे देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हुआ। देन फिफ्थ फॉर्मूला हमारा है रिक्वायर्ड सेल्स। आरएस का मतलब रिक्वायर्ड सेल्स। हम सेल कितनी चाहते हैं? कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि कितना प्रॉफिट अर्न करना हो तो सेल क्या होगी। तो रिक्वायर्ड सेल को भी दो तरीकों से कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट में और यूनिट्स में। वही बात, जब अमाउंट में कैलकुलेट करना हो तो पीवी रेशियो का भाग देंगे, और जब यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे। फॉर्मूला क्या है? एफसी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी का मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट। हम लाभ कितना चाहते हैं? एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवी, और यहाँ पर एफसी प्लस डीपी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। आप देखिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ेंगे तो वही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। तो वही कंट्रीब्यूशन में पीवी का भाग देंगे, सेल आ जाएगी जो सेल हम चाहते हैं। तो सभी फॉर्मूले इसी हमारे स्टेटमेंट से ही निकले। इसके बाद 6 प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? सेल इनटू पीवी माइनस फिक्स कॉस्ट। देखो सेल इनटू पीवी का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। कहने का मतलब ये फॉर्मूला भी हमने इसी से कैलकुलेट किया है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेल का मतलब टोटल सेल ले लीजिए। यदि पर यूनिट निकालना है तो सेल्स पर यूनिट ले लीजिए। तो सेल टोटल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट कम करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और कई बार हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, और यदि फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, देखो ये यहाँ ले गए, ये यहाँ ले गए, बात एक ही है। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो सेल इनटू पीवी वही कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट कम कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करना था तो मैंने यहाँ फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, और फिक्स कॉस्ट लेस करना है तो मैंने यहाँ प्रॉफिट लेस कर दिया। तो ये 7 फॉर्मूले हैं जिन पे हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट मैंने और लिखे हैं, ये इसी से रिलेटेड है, कोई नई चीज नहीं है। एडिशनल सेल्स। कई बार हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस दिए होते हैं, आपको ये कहता है कि इतना एडिशनल एक्सपेंसेस करने के लिए, कवर करने के लिए हमें अतिरिक्त बिक्री कितनी करनी होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो। यानी कि जो हमने कई बार एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया तो उस
एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमें कितनी सेल करनी होगी, तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशो। तो ये एडिशनल सेल आ जाएगी, इस एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हमें कितना अतिरिक्त विक्रय करना होगा। इसी प्रकार कई बार वेरिएबल कॉस्ट गिवन एज परसेंटेज टू सेल, कई बार वेरिएबल कॉस्ट सेल के प्रतिशत के रूप में दी होती है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट सेल के प्रतिशत के रूप में दी हो तो पीवी रेशो तो डायरेक्ट ही है, क्योंकि पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन का मतलब ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। जब ये परसेंटेज में दी हुई है तो डायरेक्ट पीवी रेशो आ जाएगा, क्योंकि पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन एक ही चीज है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट में होता है और पीवी रेशो परसेंटेज में होता है। तो जब सेल की प्रतिशत के रूप में वेरिएबल कॉस्ट दी हो तो 100 में से वेरिएबल कॉस्ट का प्रतिशत लेस कर दोगे तो डायरेक्ट पीवी रेशो आ जाएगा। तो ये इसी से बेस्ड था। तो कुल मिला के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग समझ आना चाहिए। मीनिंग मैंने बता ही दिया कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर लागत में जो वृद्धि होगी उसे हम सीमांत लागत के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, और ये हमारे 7 फार्मूले हैं जिस पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना, बाकी कल। थैंक यू।